हेलो स्टूडेंट्स, आपने पिछली क्लास में हाउ टू राइट करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला ये टॉपिक पढ़ा था। उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे आयंस उनके चार्जेस को याद कर लिया होगा और ये अच्छे तरीके से सीख लिया होगा कि कैसे हम करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वो था। अब हम आज स्टार्ट करेंगे जो आपका मेन टॉपिक है क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर का। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन को और ये देखेंगे कि कैसे रिएक्शंस को लिखा जाएगा, इसके कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो कि आपको नॉर्मल डेली लाइफ में दिखता है। तो हमने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि रिएक्शन क्या है। रिएक्शन तो ये बोला गया कि जब दो या उससे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, अपनी पूरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं और कंबाइन करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से बिल्कुल ही अलग होगा, उसे हम कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शंस में हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो इन्वायरमेंट में आपको केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में दिखते हैं। तो पिछले क्लास में आपने केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन पढ़ लिया था। हमने उसमें आपको एक एग्जांपल बताया था, जैसे कि H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O वाटर। ये हमने एक एग्जांपल दिया था। तो आप केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी देख सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा घर पे कॉर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही में जमना, ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। कुकिंग ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे आप देखोगे, आप जिसे डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हो विनेगर का, वो एक केमिकल है, नॉट अ केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल है। लेकिन यह अगर विनेगर कार्बोनेट से रिएक्शन किया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, यह एक प्रकार का क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो आप लोगों ने देखा कि आपके डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो केमिकल रिएक्शन होती है। इवन आप लोगों ने जो चूनाकली, व्हाइट वॉशिंग देखा होगा, जो सिंपल चूने को हम लोग पानी में घोल के दीवार पर लगाते हैं, व्हाइट वॉशिंग, उसमें भी एक केमिकल रिएक्शन चलता है। इवन कहा जाए कि हम लोगों की जो पूरी लाइफ है, जो लाइफ है वो भी एक प्रकार का क्या है, रिजल्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन केमिकल रिएक्शन है, रेस्पिरेशन केमिकल रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन है। मीन्स पूरा संसार जो है वो केमिकल रिएक्शन से भरा पड़ा है। तो ये केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं और इनमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आप लोगों ने बुक में सबसे पहला एक एक्टिविटी दिया गया है, उसमें बोला गया है कि एक मैग्नीशियम रिबन को अगर आप जलाओगे तो क्या होगा। मान लो इसको आपने जला दिया, ये जल रहा है, ये मैग्नीशियम रिबन यहां से अगर जल रहा है तो क्या होगा, इट इज द मैग्नीशियम रिबन। यह मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। और ये क्या है, फ्लेम है, जल रहा है। ये यहां पे क्या आ रहा है, इसके एशेस गिर के नीचे आ रहे हैं, ये सब इसके एशेस हैं, राख हैं, इसके नीचे गिर के आ रहे हैं। तो बोला गया कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को हवा में, ऑक्सीजन में जलाया तो यहाँ पे से कुछ एशेस, इसके राख इकट्ठा हुए। अब देखा गया कि यह
कैसा प्रोसेस है। तो इसमें हमने देखा कि इसमें जो है मैग्नीशियम जो है वह जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मीन्स ये जो एशेज हैं, ये जो क्या होंगे, या इनको कह सकते हो कि ये जो है बीट्स, जो यहाँ पे एशेज के जो बीट्स बनते हैं, बीट्स ऑफ एशेज, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये एक छोटा सा आपको पहला आपको बुक में इसी एक्टिविटी को दिखाया गया है कि जब मैग्नीशियम को हमने जलाया तो उसने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। और हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम आपको जो हम जला रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल है, जो किसके कारण से बना, मैग्नीशियम के ऑक्सीजन से केमिकल रिएक्शन करने के कारण से बना है। तो स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जांपल देखते हैं केमिकल रिएक्शन का। ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल को लिया गया है। उसमें बोला गया जैसे कि आप एक कोनिकल फ्लास्क ले लो या फिर कोई भी एक टेस्ट ट्यूब ले लो, आप देखोगे थोड़ा सावधानी से ये काम करना होगा क्योंकि इसमें हम एसिड का इस्तेमाल करेंगे और एसिड का इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक होता है। तो बोला गया जैसे इसमें हमने क्या ले लिया, अगर डाइल्यूट H2SO4 ले लिया या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, जैसे हमने मान लो कि यहाँ पे हमने डाइल्यूट H2SO4 को लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड को लिया है, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे कि इस सल्फ्यूरिक एसिड में हमने क्या मिला दिया, थोड़ा सा जिंक, यहाँ पे कुछ बिट्स हमने मिला दिया, किसका, ये जो है जिंक है, ये क्या है, जिंक है। तो बोला गया है कि जब हमने जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिला दिया तो क्या होगा, इस बात का एक्सप्लेनेशन फिर आपको एनसीईआरटी में नहीं बोला गया, ये बोला गया कि आप करके देखना। तो देखो, जब आप जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में मिला दोगे तो जिंक स्टार्ट करेगा एक केमिकल रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, और जब ये केमिकल रिएक्शन करेंगे तो हमने पहले बताया था केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन में, जिंक अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को खो देगा, सल्फ्यूरिक एसिड अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को खो देगा, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कि जिंक जो है वह केमिकल रिएक्शन जब करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस को ये रिलीज करेगा और क्या बनाएगा, हीट, और ये हीट को रिलीज करेगा। तो आपने क्या देखा, जब हमने जिंक के बिट्स को सल्फ्यूरिक एसिड में मिला दिया तो क्या बनाया, इसमें जिंक सल्फेट बनाया, हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया और साथ में क्या रिलीज किया, हीट रिलीज किया। तो इसमें आपको बोला क्या होगा, तो जब आप जिंक के बिट्स को, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े को सल्फ्यूरिक एसिड में या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डुबा दोगे, उसमें मिला दोगे, तो अब देखना कि कुछ बबल्स बनेंगे, वहां से कुछ गैसेस यहां से बाहर निकलेंगे। ये गैसेस को अगर तुम पानी से में फ्लो करवाओ तो वहां पे क्या बनेगा, बबल्स बनेगा, जिससे प्रूफ होता है कि यहां से कोई न कोई गैस बाहर निकला है। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में।
फिलहाल बस जान दो यहाँ से गैसेस बाहर निकलते हैं, वो गैस कौन होती है? हाइड्रोजन गैस होता है। फिर आप इसको टच करके देखना, ये सोल्यूशन गर्म होगा, और जब ये सोल्यूशन गर्म होगा इसका मतलब क्या है? इनके केमिकल रिएक्शन से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ है। ये भी एक प्रकार का क्या हुआ? केमिकल चेंजेस हुआ। ये भी एक प्रकार का क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, कई तरह के ऐसे प्रोसेस होते हैं जहां पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे करवाया जाएगा और कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले बात हम करेंगे हाउ टू राइट द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि जब तक आप सही सही केमिकल रिएक्शन लिखना नहीं जानोगे, आगे की केमिस्ट्री बिल्कुल चलने वाला नहीं है। देन नाउ स्टार्ट टू राइट द करेक्ट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टडी करते हैं हाउ टू राइट द करेक्ट केमिकल इक्वेशन। तो आप जानते हो कि हमें अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन की पूरी बात को अगर लिखना होगा तो बहुत लंबा होगा ये बात। जैसे हम पिछले एग्जांपल में हम बात करें तो बोलेंगे व्हेन जिंक रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देन इट रिलीज द हाइड्रोजन गैस एंड आल्सो रिलीज द हीट, सो इट इज द केमिकल रिएक्शंस। सब बातें लिखने में काफी समय लगेगा, और हम साइंस पढ़ते हैं, इतना ज्यादा जगह, इतना ज्यादा समय हम नहीं दे पाते हैं। तो हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिससे हम लोग सही सही पूरी बात को सिंपल सा एक लाइन में लिख दें, और यही लिखने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो सबसे पहले हम एक देखते हैं केमिकल इक्वेशन में पहला हम लोग शुरुआत करते हैं, वो होता है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में हम क्या होगा, जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहा होगा हम उस सारी बातों को वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे, और इसमें रिएक्शन करने वाले को और बनने वाले प्रोडक्ट के बीच में एक एरो लगा देते हैं। तो वर्ड इक्वेशन जैसे कि हमने बोला जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू जिंक सल्फेट इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। तो इसको हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। इसमें हम सारी बातों को जो जो इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया उन सभी को हमने एरो के लेफ्ट साइड में लिखा। अगर एक से ज्यादा पार्टिसिपेटिंग पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में हम क्या लगा देते हैं? प्लस साइन लगा देते हैं। जैसे यहाँ जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड दो लोग थे, बीच में क्या लगा दिया हमने? प्लस साइन लगा दिया। फिर हमने बनाया एक एरो जो कि रिएक्शन करने वाले को और प्रोडक्ट को दोनों को क्या करेगा? सेपरेट करेगा। इधर क्या बना आपका? जिंक सल्फेट बना, जो कि क्या कहलाएगा?
प्रोडक्ट है। अब चूंकि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने हैं तो इनके बीच में भी हमने क्या लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया है। हमने बताया ना, अगर एक से ज्यादा लोग रहेंगे तो बीच में क्या लगा देंगे, प्लस साइन लगा देंगे। लेकिन ये प्रोसेस भी थोड़ा लंबा लग रहा है, काफी सारे वर्ड लिखने पड़ रहे हैं हम लोगों को, जो कि वर्ड इक्वेशन कहलाता है। एक चीज और जान जाओ, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेटिंग जो मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, और जो बनेगा उसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। मींस किसी भी केमिकल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होता है। हम कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन जो है इनके दो पार्ट हैं, क्या क्या, रिएक्टेंट और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट। इन दोनों से मिलकर ही केमिकल रिएक्शन बनता है। तो पहले हम देख लेते हैं रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो चाहो तो तुम लोग नोट कर सकते हो, पहला चाहे तो नोट कर लो, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मीन्स बोला गया द एलिमेंट्स आर मॉलिक्यूल्स विच आर participating in chemical reaction at a definite condition and form the product that is known as reactant। क्या बोला गया, वह मॉलिक्यूल या एलिमेंट जो एक डेफिनेट कंडीशन में आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें क्या कहा गया, रिएक्टेंट कहा गया। एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स which react at definite condition and form a product called रिएक्टेंट। इसे तुम लोगों का बड़ा फेमस एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, नमक। सबसे बचपन से हम लोग सबसे पहले इसी के बारे में सुनते आ रहे हैं, नमक के बारे में। नमक खाया है तो नमक खाया है तो क्या होगा, Na+Cl2 इक्वल टू NaCl। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंसिंग बताएंगे बाद में। क्या बन गया, ये हो गया आपका सोडियम, ये हो गया आपका क्लोरीन, ये क्या बन गया आपका सोडियम क्लोराइड बन गया, यहां पे सोडियम क्लोराइड बन गया। तो देखो ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके, ये कहलाएंगे रिएक्टेंट, और ये महोदय क्या कहलाएंगे, इनके प्रोडक्ट। ये कहलाएंगे रिएक्टेंट और ये कहलाएंगे प्रोडक्ट। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। अब केमिकल रिएक्शन में कभी कभी सिंगल रिएक्टेंट भी होता है और कभी कभी एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं। कभी कभी रिएक्शन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, कभी कभी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। इन सबको हम लोग आगे इस चैप्टर में देखेंगे कि कब सिंगल रिएक्टेंट हो रहा है, कब ज्यादा एक से ज्यादा रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं। कई तरह की केमिकल रिएक्शंस आएंगे जहां पे कभी कभी सिंगल रिएक्टेंट रहेगा और कभी कभी एक से ज्यादा रिएक्टेंट रहेंगे।
कभी कभी सिंगल प्रोडक्ट बनेगा और कभी कभी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कुछ बातें थी जो क्या बता रहा था आपको, समझ गया होगा वर्ड इक्वेशन क्या है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। अब सिर्फ वर्ड इक्वेशन से ही काम नहीं चलने वाला है, हमने बताया कि ये भी अभी थोड़ा सा लेंदी है। तो इस वर्ड इक्वेशन को हम लोग फिर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं केमिकल इक्वेशन से, और यही केमिकल इक्वेशन ही पूरी केमिस्ट्री का बेस है, पूरी केमिस्ट्री का आधार है केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। इसको मिटा दिया जाए, किसी कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं हाउ टू राइट द करेक्ट केमिकल इक्वेशन। अच्छा देखो तुम उसमें एक छूट गया था, तुम बना लेना। हाउ टू राइट द करेक्ट केमिकल इक्वेशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते समय हम वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, केमिकल सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे, जो तुम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा या इसके प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि सिंबल्स क्या है। जैसे कि सोडियम का Na है, मैग्नीशियम का Mg है, ऑक्सीजन का O है। ऐसे क्या है, आप सभी के सिंबल्स यहाँ पे इस्तेमाल करोगे केमिकल इक्वेशन लिखते समय। मीन्स यू कैन से दैट ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन वी यूज ओनली द केमिकल सिंबल, नॉट यूज द वर्ड। In writing chemical equation, we use only chemical symbol. We use only chemical symbol, not use word to represent any reactant or प्रोडक्ट। तो हम लोग केमिकल इक्वेशन को दिखाते समय कभी भी किसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्वेशन का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे इसका वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। अगर ये हम वर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं, ध्यान देना, जैसे किया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड बना देगा यहां पे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, प्लस क्या होगा, तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये क्या हुआ इसका वर्ड इक्वेशन, हमने जो पहले देख चुका था। अब इसी का हम क्या लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन। और आपने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन में हम हमेशा इनके जो सिंबल्स होते हैं इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का सिंबल क्या होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होगा सिंबल, HCl होगा। इससे क्या बनेगा स्टूडेंट्स, कोई बताएगा हमें? अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करके लिख लेना और फिर बाद में चेक कर लेना, नहीं आता है तो आगे देख लो। तो क्या क्या बनेगा,
कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बन जाएगा। प्लस देखो जब भी कोई कार्बोनेट CO3 जब भी लगा रहेगा एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा। ये चीज दिमाग में बैठा लो, बहुत सारे रिएक्शंस में ये फायदा देगा। क्या देखा, जब भी CO3 कार्बोनेट आ गया साथ में कोई एसिड आ गया, HCl है चाहे H2SO4 है, तो ज्यादातर आपका उम्मीद होगा कि वहां से CO2 गैस निकलेगा ही निकलेगा। फिर क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस क्या बना, वाटर H2O। अब तुमको हम अभी बताएंगे, तुमको हम बैलेंसिंग करना सिखाएंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है। तो दिस इज द वर्ल्ड इक्वेशन। ये क्या हुआ आपका वर्ल्ड इक्वेशन हुआ, और ये क्या हुआ केमिकल इक्वेशन हुआ। ये आपका केमिकल इक्वेशन हुआ और ये क्या हुआ आपका वर्ल्ड इक्वेशन हुआ। हमने यहाँ पे लिखा दिया केमिकल इक्वेशन हुआ और ये वर्ल्ड इक्वेशन। तो उम्मीद है कि आप लोग वर्ल्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस समझ गए होंगे। किसी को कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा तो जरूर पूछ लेना, हमारे ख्याल से कोई खास दिक्कत इसमें होगा नहीं। तो ये कुछ बात था वर्ल्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। अब जब बात केमिकल इक्वेशन की निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, इतने से थोड़ी केमिकल इक्वेशन हो गया काम खत्म हो गया। केमिकल इक्वेशन को अभी तो समझा कि केमिकल इक्वेशन है क्या। अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस रूप में लिखेंगे और क्या क्या इसमें हमें करेक्शंस करना पड़ सकता है। तो अब हम देखेंगे हाउ टू राइट करेक्ट केमिकल इक्वेशन। अब हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट करेक्ट केमिकल इक्वेशन। काफी आसान है, उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा होगा। जिसको नहीं आएगा वो कमेंट करके जरूर पूछेगा। हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट करेक्ट केमिकल हाउ टू राइट करेक्ट केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अब हमारा टॉपिक है, तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हमें चेंजेस करना पड़ेगा और क्या क्या इसमें बातों का ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है राइटिंग केमिकल इक्वेशन इन बैलेंस फॉर्म और हाउ टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहला क्या होगा, हाउ टू राइट बैलेंस केमिकल हाउ टू राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो हमारा सबसे पहला यही हमारा टॉपिक होगा। तो आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको याद है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या बोला था कि कोई भी प्रोसेस हो रहा हो उसमें जितना अमाउंट या जितने नंबर रिएक्टेंट में रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे, प्रोडक्ट में रहेंगे। मीन्स इन ए केमिकल रिएक्शन the number of atom or amount of atoms should be balanced. The number of atoms or number of substances which involve in chemical reaction should be equal to number of atom present into the product. तो ये थियरी ही बहुत जरूरी हो जाता है इस बात के लिए कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए। जैसे तुम लोग अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर वाटर का एग्जाम्पल लें, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। अब आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है,
जितने एटम रिएक्टेंट में होंगे उतने ही एटम प्रोडक्ट में होने चाहिए, या जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास प्रोडक्ट में होना चाहिए। क्या यहाँ पे ऐसा है? देखते हैं हाइड्रोजन के कितने एटम हैं। यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। बात बिल्कुल सही, ठीक है, अच्छा है। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2। यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 1। अब दिक्कत हुआ क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं किया, और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इस बात को, कोई इस लॉ को फॉलो न करे। तो हमें क्या करना होता है? इस लॉ को फॉलो करवाने के लिए इस इक्वेशंस में कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ये नंबर हम लोग ट्राई करते रहते हैं अलग अलग तरीके से। क्या होता है? जैसे कि देखेंगे हम यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम, बात बिल्कुल ठीक, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम, यहाँ पे एक ही एटम है। तो पहला काम हम इसको ऑक्सीजन के 2 एटम देने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ मल्टीप्लाई होने के कारण से हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। एक बात ध्यान देना स्टूडेंट्स, जब नंबर किसी एलिमेंट के जस्ट राइट साइड में रहेगा, इसका मतलब ये नंबर सिर्फ उसी का है और किसी का नहीं है। जैसे H के बगल में क्या है? 2, तो हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन के बगल में कितना है? 1 है, तो ऑक्सीजन कितना है? 1। लेकिन जब हम लेफ्ट साइड में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन सभी में होता है। जैसे मैथमेटिक्स में देखा होगा कि ब्रैकेट के बाहर अगर हमने यहाँ पे x है प्लस y है प्लस z है, तो क्या करते थे? यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस 2z करते थे ना। जिससे मैथमेटिक्स में क्या होता था कि अगर लेफ्ट से कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया हमने ब्रैकेट के बाहर से, तो सभी में मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसा यहाँ पर भी होता है। अगर हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इस नंबर का मल्टीप्लाई सभी में होगा। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। अब ऑक्सीजन 2 2 बैलेंस, लेकिन अब हाइड्रोजन में दिक्कत। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो अगर हम यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी बैलेंस। नाउ दिस रिएक्शन इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जो है एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अब हम एक चीज और देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का, इसको हमने ऑक्सीजन में जला दिया, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनता है? हीट। तो अगर हम एलिमेंट के बारे में बात करें, कितने कार्बन है? 1। कितना कार्बन है? 1, कोई दिक्कत नहीं। कितने ऑक्सीजन है? 2। कितने ऑक्सीजन है? 2, कोई दिक्कत नहीं। तो इट इज ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी, या एक ऑलरेडी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके पहले भी कुछ देर पहले हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लिया था। देखा था आप लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो क्या बन गया था? कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को देखा था आपने। तो क्या देखा? कैल्शियम कितना है? 1। कैल्शियम कितना है? 1, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन कितना है? 1। कार्बन 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पे है? हाइड्रोजन को लेकर के। हाइड्रोजन कितना है? 1, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2, हो गया दिक्कत। क्लोरीन कितना है? 1, क्लोरीन कितना है? 2, तब भी दिक्कत है। तो अभी यह क्या है? इनबैलेंस इक्वेशन है। अभी यह इनबैलेंस इक्वेशन है, अभी इसको बैलेंस करना होगा हमें। तो ये सब तो बैलेंस था, दिक्कत किसमें था? हम देखेंगे कहां कहां से दिक्कत हो रहा है। हाइड्रोजन में दिक्कत हुआ और क्लोरीन में। ये दोनों एक किसके पार्ट है? HCl के पार्ट है।
तो अगर हम HCl में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये प्रकार का क्या हुआ, अब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ। तो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको आपको बैलेंस करना पड़ता है। ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको हमें देखना पड़ता है, हीट एंड ट्राई करना पड़ता है कि ये लगा देखा दिक्कत हुआ, दूसरा लगा देखा दिक्कत हुआ, तीसरा में सही हो जाता है। और शुरुआत में आपको दिक्कत होगा, लेकिन जब आपको हैबिट हो जाएगा तो ये काफी आपके लिए आसान हो जाएगा। हम एक एग्जांपल और लेते हैं इक्वेशन के बैलेंसिंग का। एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है, आपका फेवरेट है आयरन प्लस पानी H2O, क्या बनाते हैं साहब, Fe3O4 का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या बनाते हैं, Fe3O4 का फॉर्मेशन करते हैं। आयरन प्लस वाटर दैट इज फॉर्म द Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया है इन्होंने। तो देखा जाए कि यह इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो अकेला एक एटम से अगर कोई मिल जाए तो हमारी शुरुआत में आसान हो जाता है। यहाँ आयरन अकेले Fe है, यहाँ आयरन कितना है, 3 है, साफ साफ है, हमें कुछ नहीं करना, पहला काम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। आयरन तो बैलेंस हो गया। अब बात क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का है, ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, चाहिए हमें 4 है, कितने ऑक्सीजन यहाँ पे, मात्र 1, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन में तो 4 ऑक्सीजन मिल गया हमें, आयरन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है, 8, यहाँ पे कितना है, 2। अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया। तो देखो काफी आसान होता है, हमें बारी बारी से इन सबको बैलेंस करना पड़ता है। पहले एक एटम से शुरुआत करते हैं, फिर दूसरे एटम को बैलेंस करते हैं, तीसरे एटम को बैलेंस करते हैं, और ये अगर लगातार करते जाएंगे तो हमारा ये इक्वेशन बड़े ही आराम से बैलेंस हो जाएगा। इसमें कोई खास आपको दिक्कत नहीं आएगा। हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल को लेकर के स्टडी करते हैं जो कि आपको केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग को बताएगा, क्योंकि जब तक आप ये अच्छे से नहीं कर पाओगे आपको मजा नहीं आएगा, आगे आपको बहुत तरह की दिक्कतें आएंगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल लेके बेंजीन को जलाते हैं। देखते हैं बेंजीन को जला करके, बेंजीन का फॉर्मूला किसी पता है, C6H6 बेंजीन महोदय। तो हम लोग जलाते हैं बेंजीन को, C6H6 इनको कहते हैं बेंजीन कहते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है ये, इसको हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन जलाएंगे तो देखो जब भी कोई हाइड्रोकार्बन जलेगा, जब भी हाइड्रोकार्बन जलेगा दिमाग में बैठा लो, अगर हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बना है तो उसे कहेंगे हाइड्रोकार्बन। अगर कोई हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, लेकिन हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोकार्बन में बड़ा एक बार और बता देता हूं, कोई भी कंपाउंड अगर कार्बन से और हाइड्रोजन से मात्र बना है, इससे कार्बन और हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और जब एक हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे हम ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा। पेट्रोल भी एक हाइड्रोकार्बन है, वैक्स भी एक हाइड्रोकार्बन नहीं कर सकते क्योंकि वैक्स में ऑक्सीजन वगैरह भी आ जाते हैं, इसलिए नहीं है कि पेट्रोल एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। एसिटिलीन एक हाइड्रोकार्बन है, एथिलीन एक हाइड्रोकार्बन है, ये लोग हाइड्रोकार्बन होते हैं। आपको इसी क्लास में 10th में इनके बारे में डिटेल स्टडी करना है। तो जला के देखा जाए क्या बना, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O।
अब आपका काम है इसको बैलेंस करना। हमने कहा था शुरुआत कर लेते हैं इनको बैलेंस करने से। तो देखते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हुआ हो। कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे भी कार्बन है। देखो ऑक्सीजन 2 बार इस्तेमाल हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ भी इस्तेमाल, यहाँ भी इस्तेमाल, इसको छोड़ देते हैं। कार्बन सिर्फ यहाँ एक जगह था और यहाँ पे भी एक जगह है, इसको स्टार्ट करते हैं। कितने कार्बन है वहां पे? 6। यहाँ पे कितना है? 1। आंख बंद करके इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन बैलेंस हो गया, झंझट खत्म। अब दिक्कत किसका आता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन भी देखो एक बार यहाँ आया है और एक ही बार यहाँ आया है, इसलिए इसको भी हम बैलेंस करते हैं। कितने हाइड्रोजन है वहां पे? 6। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस और हाइड्रोजन बैलेंस। अब किसका दिक्कत आता है? ऑक्सीजन का। कितने ऑक्सीजन है इधर प्रोट साइड में? 6 2 12 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन। तो कितना हुआ देखो, हमने कहा था जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो सभी में होगा। तो 6 2 12 ऑक्सीजन प्लस यहां से कितने ऑक्सीजन मिलेंगे? 3। कितने हो गया? 15 ऑक्सीजन हुआ। यहां पे कितने ऑक्सीजन है? 2। मतलब 2 ऑक्सीजन है, वहां पे कितने हैं? 15 ऑक्सीजन है। तो आप 2 में किससे मल्टीप्लाई कर दो कि वो 15 हो जाए? 7.5 से 7.5 से मल्टीप्लाई कर दे। कहना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है, 7.5 लिखना इक्वेशन में सही नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 15/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना होगा? 15 ऑक्सीजन और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। तो क्या लिखा आपने? 15/2 ऑक्सीजन मतलब 7.5 ऑक्सीजन। 7.5 पूजा 15 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो हमने ये इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। अब कोई कहा कि सर ये फ्रैक्शन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर फ्रैक्शन में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, तुम इसको फ्रैक्शन को हटा भी सकते हो, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो। अगर फ्रैक्शन को हटाना होता है तो जो उसका क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है, उससे सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर कितना है? 2। अगर तुम 2 को सभी में मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन से फ्रैक्शन हट जाएगा और ये इक्वेशन भी सही होगा। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ C6H6 प्लस 15 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म द 12 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये इक्वेशन भी बिल्कुल करेक्ट है और ये इक्वेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों में ही आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इसमें क्या हुआ? फ्रैक्शन हटा दिया, इसमें फ्रैक्शन प्रेजेंट है। क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, अगर सेम नंबर से सभी में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके वैल्यू में कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये कुछ बातें थी बैलेंसिंग की। अब और भी रिएक्शंस को बैलेंस करके देखोगे, अगर कोई समस्याएं होगा तो जरूर पूछोगे। इस वीडियो को कई बार देखना, आपको बैलेंसिंग समझ में आएगा। एक एग्जांपल और देख लो अगर कोई दिक्कत है। इसे एसिटिलीन को देखते हैं, C2H2 को। तुम खुद से करके देखो, इसको जलाओ, क्या बनेगा? CO2 और H2O। इनको क्या कहते हैं? एसिटिलीन कहते हैं। इसी का इस्तेमाल वेल्डिंग में करते हैं। गैस वेल्डिंग जो होता है, गैस वेल्डिंग पर इसका इस्तेमाल करते हैं, एसिटिलीन गैस का। CO2 प्लस H2O प्लस हीट। आप सोचो कि गैस वेल्डिंग के लोग इसी गैस का इस्तेमाल करते हैं और इतना ज्यादा हीट रिलीज होता है कि वह उस लोहे को पिघला देता है और वेल्ड कर देता है। तो इनको बैलेंस करो। हमने कहा था कार्बन एक बार इस्तेमाल हुआ है, इसने कार्बन को बैलेंस कर दिया, कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन भी एक जगह इस्तेमाल हुआ है, हाइड्रोजन 2 था, हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। मामला किसमें आया? ऑक्सीजन को लेकर के। कितने? 2 गुना के 4 है, 5 ऑक्सीजन है, 2 है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन इज बैलेंस्ड, है ना? काफी इजी। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। फिर वही तरीका, अगर फ्रैक्शन हटाना चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई सभी में कर दो,
तो क्या हो जाएगा, इसको हम ये भी कह सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H2 प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म द 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस हीट, वो भी तुलना निकलेगा। तो ये था आपका हाउ टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके क्लास के लिए। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आपको ज्यादा समस्याएं आपकी सॉल्व हो गई, क्योंकि बिना इसको किए आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, इसको तुम लोग करो। अब हम अगला टॉपिक फिर पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशंस को और कैसे करेक्ट फॉर्म में लिखा जाए। तो हमने क्या देखा, पहला देखा कि हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन, फिर देखा हाउ टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस में कई बार इनके फेज को, मतलब रिएक्टेंट किस स्टेट में है, प्रोडक्ट किस स्टेट में है, इनको भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आप कहोगे इनका क्या बहुत इस्तेमाल है, तो अभी आपके लेवल पे तो थोड़ा इस्तेमाल इनका कम होता है, लेकिन जब इनको तुम थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे देखोगे तो वहां पर फेज चेंज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा सॉलिड से गैस में चला गया, कौन लिक्विड से गैस में चला गया, कौन सॉलिड से गैस में आ गया, या फिर सॉलिड टू सॉलिड ही रह गया। इन सब बातों का बहुत फर्क पड़ता है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे एक्सचेंज हो रहा है। तो तीसरा हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट केमिकल इक्वेशन में देखते हैं, टू रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को। राइटिंग द केमिकल equation by denoting the state of molecule। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग कार्बन को जलाया, ऑक्सीजन से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन किस स्टेट में था, कार्बन था सॉलिड स्टेट में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके स्टेट को, सॉलिड स्टेट को डिनोट कर देते हैं। ऑक्सीजन किस स्टेट में था, गैस स्टेट में, तो हमने गैस को रिप्रेजेंट कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में, तो हमने इसको गैस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या था, इनको हमने स्टेट के साथ रिप्रेजेंट किया है। प्लस क्या निकला होगा यहां से, हीट। यहां से क्या निकला होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ होगा। ऐसे हमने पिछला स्टेट देखा था, देखो कितना बड़ा आपको जानकारी मिलेगा। आयरन था प्लस क्या था, वाटर था, क्या बन गया था, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ था। अब देखो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में तो यही आएगा, वाटर मतलब लिक्विड। लेकिन क्या कभी पानी में लोहे को डुबाते कोई रिएक्शन होता है क्या, नहीं होता है ना। इसका सीधा मतलब है कि यह वाटर लिक्विड के फॉर्म में नहीं था, किस फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं, वेपर के फॉर्म में। और अगर उसी को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन सॉलिड फॉर्म में और वाटर किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में है। वाटर गैस के फॉर्म में है, मीन्स वेपर की स्टेट में है। और जैसे ये बात आप जान जाओगे, आप समझ जाओगे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होगा, और जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होगा तभी ये केमिकल रिएक्शन करेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही इसका स्टेट रिप्रेजेंट किया, आप समझ गए कि यह वाटर वेपर के फॉर्म में, न कि लिक्विड के फॉर्म में है। Fe3O4 ये तो सॉलिड ही होता है, और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होता है। तो केमिकल इक्वेशंस को इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो ज्यादा करेक्ट फॉर्म माना जाता है, और ये ज्यादा अच्छे से
किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व डाटा को रिप्रेजेंट करता है। इससे आपको पूरी जानकारी मिलती है केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म। तो इसमें किसी को दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लेगा। बस इसमें क्या किया जाता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन के साथ साथ उसमें प्रेजेंट उनके फिजिकल स्टेट को भी दिखा दिया जाता है। हम एक और इसमें कंडीशंस को देखेंगे। केमिकल रिएक्शंस के लिए एक और अगला कंडीशन होता है हम लोग क्या करते हैं कि कई बार केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए कुछ फिजिकल कंडीशन में चेंजेस लाने पड़ते हैं, जैसे उसको गर्म करना पड़ता है या फिर वहां पे प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है या सनलाइट देना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे हमें कंडीशन सप्लाई करने पड़ते हैं केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। तो उन कंडीशंस को भी हम केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि हमें यहां पर पहले डिनोट कर लें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट इन केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए हमें उनके फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे कि आप पढ़ते हो कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब जो चौक है, मार्बल है, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको। आप इसको क्या करते हो, तोड़ सकते हो, लेकिन कैसे? बाय हीटिंग। उनको गर्म करके तोड़ना पड़ेगा। तो उनको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करते हैं। हीट को हम लोग जब दिखाना हो तो हम डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे? डेल्टा से। हीट किया हमने तो क्या बन जाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इनका हम फिजिकल स्टेट लिखते हैं, ये सॉलिड स्टेट में होगा। चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड, और ये किस फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में। और जब कभी केमिकल रिएक्शन में कोई चीज रिलीज होता है तो उसको हम यहाँ एक एरो बना के दिखा देते हैं। CO2 यहाँ से रिलीज हुआ तो एरो, अभी हम बता देते हैं इस चीज को भी। तो क्या देखा, कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड था इसको हमने हीट कर दिया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। हमने इनके फिजिकल स्टेट को दिखा दिया और साथ में केमिकल रिएक्शन में रिक्वायर्ड कंडीशन को भी दिखा दिया। एक एग्जांपल और देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, गैस। क्या कहते हैं इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या होता है, ये बनाता है CH3OH का गैस। ये आपका मान लो लिक्विड फॉर्म में आ गया, ये मिथाइल अल्कोहल है। और इसका कंडीशन कितना होता है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए होगा। CO प्लस H2 इक्वल टू CH3OH। बैलेंस कर लोगे, कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 हो गया। कार्बन 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन 1 है, वो भी ठीक है। तो यहाँ पे 340 ATM इसको हमने इस्तेमाल किया है। तो ये क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करके इसे कहते हैं, ये मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो आपने देखा यहाँ पे हमने इनके फिजिकल स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया, इस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन को भी रिप्रेजेंट किया। तो ये एग्जैक्ट करेक्ट केमिकल इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, हम एक और बहुत ही फेमस केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और 10th में लाइव प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ना भी है फोटोसिंथेसिस को। इसको देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर
रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, प्लस यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है, प्लस वाटर भी कुछ वापस मिल जाता है। तो इसको भी हम लोग बैलेंस करते हैं। 6CO2 होता है, 12H2O होता है, 6O2 और 6H2O। इसको तुम बैलेंस करके देख लेना आप लोग। लेकिन इस फोटोसिंथेसिस के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो क्या है, क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना और सनलाइट का रहना। उसको हम यहाँ दिखा देते हैं। क्या चाहिए हमें, सनलाइट और क्लोरोफिल हमें चाहिए ही चाहिए, तब जाकर के ऐसा होगा। ये CO2 किस फॉर्म में होगा, एक्वस, क्योंकि पानी साथ रहता है इसलिए एक्वस। जब पानी साथ में रहता है तो एक्वस करते हैं। वाटर किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड। ये किस फॉर्म में रहेगा, एक्वस। एक ही मतलब एक्वस। O2 भी किस फॉर्म में रहेगा, एक्वस। और ये किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। तो ये हमने सबको रिप्रेजेंट कर दिया। ये इस केमिकल रिएक्शन का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है। तो देखा आप लोगों ने कि एक केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए कुछ खास बातों को ध्यान देना है। पहला बात जो इंपॉर्टेंट बात था, क्या था, राइटिंग ओनली सिंबल। हम सिर्फ सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा बैलेंसिंग था जो बहुत जरूरी था। तीसरा फिजिकल स्टेट को डिनोट करना जरूरी था, फिजिकल स्टेट को डिनोट किया हम लोगों ने। चौथा रिएक्शन कंडीशन को रिप्रेजेंट किया, रिएक्शन कंडीशन को यहां पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। अगर ये सारी बातें लिखते हैं तो हम एक करेक्ट केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स एक आखिरी में बात हम और यहां लिख लेते हैं। अगर केमिकल रिएक्शन में कोई गैस रिलीज होता है या कोई चीज रिएक्शन से निकल के बाहर चला जाता है, तो इफ एनी substance which moves out from reaction such as gases, then we use up arrow, इसका इस्तेमाल हम करेंगे, अप एरो का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई चीज यहां से, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी गैस यहां से अगर बाहर निकल जाता है तो हम अप एरो का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही अगर कोई चीज सिटल जाता है, सेडिमेंट कर जाता है, तो हम वहां पे डाउन एरो का इस्तेमाल करेंगे। इफ एनी कंपोनेंट get settled सेडिमेंटेड कहते हैं, कंपोनेंट गेट सेडिमेंटेड। हम अगर कोई चीज अगर केमिकल रिएक्शन में सेडिमेंट करता है, नीचे आके बैठ जाता है, तो बोलेंगे इफ एनी कंपोनेंट गेट सेडिमेंटेड देन वी यूज डाउन एरो। हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वहां पे हम डाउन एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ तरीके थे आपको समझाने के लिए कि कैसे किसी केमिकल रिएक्शंस को हम सही तरीके से लिख सकते हैं। इन पूरी बातों को आप लोग अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, बुक से एक बार अच्छे से पढ़ लेना। कहीं पे कोई भी अगर समस्या होता है तो हमसे जरूर पूछो। हम देख रहे हैं कि बहुत से बच्चे अभी एक्टिव नहीं हैं। आप लोग अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई शुरू कर लो, समय नहीं है। बाकी लोगों को भी इसको शेयर कर लो और कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।